हम में से कई लोग जब रात के समय अंधेरे में होते हैं तो कभी ना कभी जरूर ऐसा महसूस होता है कि कोई तो हमारे आसपास खड़ा हमें ही घूर रहा है। वहीं जिन लोगों ने भूतों को देखने का दावा किया है उनमें से ज्यादातर लोगों ने उन्हें रात के समय में ही देखा है। भूत प्रेतों से जुड़े कई किस्से और कहानियों को हम सबने बहुत सुना है। हालांकि भूत प्रेत और आत्माओं के रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया। वहीं देश दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इस बात का दावा करते रहते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के मुताबिक मरे हुए इंसान की आत्मा उसके शरीर के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहती है। यही आत्मा अपने अस्तित्व को अजीबोगरीब ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करती रहती है और इसे ही भूत प्रेत कहा जाता है। आज तक आपने भूतों से जुड़ी ऐसी बहुत कहानियां सुनी होंगी जिसमें हमेशा बताया जाता है कि भूत की वजह से लोगों की मौतें हुई या लोग बहुत ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। पर ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं। आज की कहानी सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि कुछ लोग जीते जी तो अच्छे काम करते ही हैं, मगर वो मरने के बाद भी अपने अच्छे कामों को जारी रखते हैं। नमस्कार, माय टर्न चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 255। कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्याल था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। जब कभी वो वाकया मेरी नजरों के सामने आता है तो खौफ से आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगती है। भयानक अंधेरी रात और ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की वो लाश उस भयानक हालत में मिलना। ना जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन उस रात हम सच में बच गए। अगर वो ना होते तो शायद हम भी उस कंडक्टर की तरह अपनी जान गंवा चुके होते। ये लगभग 40 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घुमाने ले चलिए, तो मैं भी उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और मेरा बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया था, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और भी बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। क्योंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे क्योंकि ये बस काफी पुरानी थी, इसलिए शायद उसमें ज्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने स्थान की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर सर लगाकर बैठ गए। संयम तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से ये पुरानी बस। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी स्थान पर पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाए जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस गिरा न दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद ही उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी।
एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। काफी बार ड्राइवर को टोकने के बाद तब ड्राइवर ने जवाब दिया था कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह, और हम जितनी जल्दी इस जगह से निकलकर आगे बढ़ जाएं उतना ही अच्छा है हमारे लिए। ड्राइवर की ये सारी बातें सुनकर सबने हामी भरी और बस तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ने लगी कि तभी एक तेज आवाज के साथ बस एकदम से रुकी, और बस के रुकते ही सभी डर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतना खतरनाक इलाका और बस का इस तरह एकदम से रुकना किसी के भी डर से हाथ पैर कंपाने के लिए काफी था। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च निकाली और बस से बाहर निकला, ये देखने के लिए कि आखिर बस को हुआ क्या है। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे की ओर दोनों पहिए पंचर हो चुके थे और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं थे जिससे उसकी मरम्मत हो सकती। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए थे। रेतीली अनजान जगह, गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश उड़ चुके थे। अब क्या करें क्या नहीं, किसी को भी कोई समझ नहीं आ रहा था। अभी सब यही सोच रहे थे कि तभी कंडक्टर को थोड़ी ही दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसी तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर ने कहा, देखो वहां रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है वहां कोई गांव है, चलो सब वहां चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहां एक साथ बैठकर रात गुजार लेंगे। ये सुनते ही सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और कंडक्टर के पीछे पीछे उसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी ही दूर जाने के बाद जैसे ही वो उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो उन्हें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था मानो वो कोई बहुत पुरानी सराय थी जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते थे। सब कोठरी के दरवाजे के पास खड़े चारों तरफ देख रहे थे जब ड्राइवर ने हिम्मत करके कोठरी के दरवाजे को खटखटाया और कुछ ही देर में एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उस बूढ़े व्यक्ति के सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सादरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने के ऊंट के चमड़े के बने जूते और हाथों में एक बड़ा सा लठ लिए वो व्यक्ति बाहर आया। वो और उसका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने एक बार फिर हिम्मत करके कहा, ताऊ साहब, बस पंचर हो गई है, हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। ये सुनते ही उस बूढ़े आदमी ने कोठरी से बाहर आते हुए कहा, डरने की जरूरत कोई ना है, ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धनो ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे। ये सुनते ही कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ साहब, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हो गए। अभी कंडक्टर ने ये बोला ही था और चौधरी सुमेर सिंह कुछ बोल पाते कि तभी बस की तरफ से बहुत ही अजीब और भयानक आवाजें आने लगी। ये सुनकर सब डरे हुए पीछे की तरफ देखने लगे कि तभी बात को घुमाते हुए चौधरी सुमेर सिंह ने कहा, रात में जंगली जानवर होते हैं यहाँ, और धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। हमारे को खुशी हुई
जो आप लोग यहाँ पधारे। ये कहने के बाद चौधरी सुमेर सिंह ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए बताया, ये रहा पानी से भरा मटका। इस बड़ी सी डलिया में पूरी रखी हैं और उस बड़े से बर्तन में आलू की तरकारी होगी। आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धनों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना ही मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी घड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल और सब बिछा लो। चौधरी सुमेर सिंह की इन बातों से सब हैरान थे और उन सबको थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि ऐसा आखिर क्या था यहाँ जो सुमेर सिंह बाहर जाने से मना कर रहे थे। पर इन सब बातों पर ध्यान न देकर सबने सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। चौधरी सुमेर सिंह ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सोने के लिए कहा, पर कंडक्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। कंडक्टर ने चारों तरफ देखा तो सब सो चुके थे। धीरे धीरे उठता हुआ कंडक्टर दरवाजे तक पहुंचा और टॉर्च जलाकर दरवाज़ा खोलकर बाहर लगे बेंच पर बैठ गया। चारों तरफ देखने पर बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था और उस अंधेरे में एक अजीब सा सन्नाटा उस पूरे इलाके में पसरा हुआ था। कंडक्टर ने बैठे हुए ही अपने जेब से बीड़ियां निकाली और जैसे ही जलाने को अभी हुआ ही था तो उसके ठीक सामने से एक अजीब सी आवाज उसे साफ साफ सुनाई दी। ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई भूखा जानवर गुर्राता हुआ यहां से वहां घूम रहा था। ये सुनते ही कंडक्टर ने टॉर्च लगाकर उस तरफ देखा तो दिखाई कोई नहीं दे रहा था, पर आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। कंडक्टर ने थोड़ा आगे बढ़कर देखने की कोशिश भर ही की थी कि तभी वो गुर्राने की भयानक आवाज अब चारों तरफ से आने लगी। ये सुनकर अब कंडक्टर थोड़ा डर चुका था। वापिस अंदर कोठरी में जाने को कंडक्टर ने मुड़कर टॉर्च की रोशनी में पीछे देखा तो पीछे का नजारा देखकर उसकी रूह तक कांप उठी, क्योंकि अभी अभी वो जिस कोठरी से अपने साथियों को छोड़कर बाहर आया था वहां अब रेत के बड़े बड़े टीलों के अलावा कुछ नहीं था। अभी वो कुछ सोच पाता कि तभी उसके ठीक पीछे से कान के बिल्कुल पास किसी ने कहा, अरे बाबू साहब, कहा था ना बाहर मत जाइएगा। ये सुनते ही डर से एकदम पीछे मुड़ते हुए कंडक्टर ने कहा, कौन है यहाँ? पर वहां दूर दूर तक रेत के बड़े बड़े टीलों के अलावा कोई नहीं था। ये जो भी उसके साथ अभी हो रहा था ये समझ पाने की कंडक्टर अभी कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक बार फिर वो भयानक गुर्राने की आवाजें कंडक्टर के ठीक पीछे से आने लगी। ये सुनकर कंडक्टर ने टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ घूमकर देखा तो एक बार फिर दिखाई कोई नहीं दे रहा था, पर वो भयानक आवाजें उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। इधर उधर देखता हुआ वो कंडक्टर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर वो कंडक्टर वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने रेत के अंदर से उसके पैर दबोच रखे हों। थोड़ी ही देर में वो भयानक आवाजें और भी करीब आती गई और कुछ ही देर में
जो उस कंडक्टर ने देखा तो डर से उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि रेत के अंदर से बहुत ही भयानक आकृतियां रेंगती हुई उसी की तरफ पड़ रही थी। धीरे धीरे वो सब आकृतियां गुर्राती हुई कंडक्टर के पास पहुंची और कंडक्टर की चीखों से वो पूरा रेगिस्तान गूंज उठा। अगले दिन जब ड्राइवर और हम सब उठे तो वहां का नजारा देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं था, क्योंकि हम सब रेत पर सोए थे और रात में हम जिस कोठरी में आए थे उस कोठरी का वहां दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। बस हम लोगों का सामान पड़ा था और थोड़ी ही दूरी पर 2 समाधियां बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो का नाम लिखा हुआ था। और उसी के थोड़ी दूरी पर कंडक्टर की लाश पड़ी हुई थी, जिसमें खून का एक कतरा तक बाकी नहीं था। हम सबके ये देखकर हाथ पैर कांप चुके थे कि आखिर रात को जो भी हुआ था वो हमारा कोई ख्याल था या हकीकत। वहां से गुजर रहे एक चरवाहे का कहना था कि कहते हैं बहुत सालों पहले यहाँ एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे। उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिर की मदद करने आती हैं, क्योंकि इस इलाके में बहुत सालों पहले अंग्रेजों की एक टुकड़ी गांव की तलाश में आई थी जो इस रेगिस्तान में भटक गई। पानी ना होने के कारण और रेगिस्तान की गर्मी और लू से उन सबकी तड़फ तड़फ कर बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। उनकी शैतानी आत्माएं आज भी रातों में इस रेगिस्तान में पानी की तलाश में घूमती रहती हैं, और अगर कोई इंसान रात में यहाँ आए तो वो शैतानी आत्माएं उनका खून तक पी जाती हैं। लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी की आत्माएं आज भी लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये कहकर वो चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन ये सारी बातें सुनकर मानो हमारे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। और आज भी वो रेगिस्तान किसी इंसान के इंतजार में है। अगर गलती से भी आपकी गाड़ी वहां रुक जाए तो बाहर मत निकलिएगा। अरे रमेश, देख यार, ये हॉन्टेड रेगिस्तान के बारे में कोई कहानी है, यहाँ चलें क्या? और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।